हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी आपके एग्जामिनेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या फिर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसको स्मूथली कर सकें एंड कंफर्टेबली अपने एग्जामिनेशंस वगैरह को क्रैक कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, अपने लिए समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी नोट पर हम लोग अपना आज का जो सेशन है इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हमारे सब्जेक्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हमारा जो संविधान बना तो उसके बनने के पहले क्या क्या हुआ था, आखिर हमारा जो संविधान बना है वो वैसा ही क्यों बना है। इस सवाल के जवाब के साथ में हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के टॉपिक की शुरुआत करी थी और इस सवाल का जो जवाब है हमें इसके पहले वाले लेक्चर तक मिल गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्टोरिकल जर्नी है वो कैसी रही थी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इस सेशन में हम लोग इस सवाल के साथ शुरू करेंगे कि हमारा संविधान बनाया कैसे गया था और इस सवाल के साथ में हम लोग जो है अपने सेशन में या फिर अपने आज के सेशन के सफर की शुरुआत करेंगे और इसमें हमको फिर काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह पता चलने वाली हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। इसमें हम लोग हमारा संविधान कैसे बनाया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किन लोगों ने बनाया, वो लोग कैसे सिलेक्ट हुए, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी कैसे डाली गई कि भाई आप ही लोग संविधान बनाओगे और संविधान बनाने के पीछे क्या विजन था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, काफ़ी कुछ जो है हमको यहाँ पे पता चलेगा एंड फिर वही बात आ जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से काफ़ी सारे बनते हैं, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बनकर तैयार हो गए। तो इसको हम लोग इस एंटायरिटी में देखेंगे। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन इंडियन पॉलिटी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हमारा सब टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अब संविधान सभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बातचीत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का मतलब क्या? संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी वो बॉडी थी जिसने हमारा संविधान लिखा था। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई इन लोगों को आखिर जिम्मेदारी किसने दी, या फिर ये संविधान सभा होनी चाहिए, ये जो हमारा संविधान लिखेगी, ये ख्याल किसके दिमाग में आया था। ये सारी बातें भी हमको सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे था। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो जर्नी है थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये ख्याल 1934 में कि भाई भारत कभी ना कभी तो आजाद होगा, अंग्रेज कभी ना कभी तो जाएंगे। जिस भी दिन ये लोग भारत छोड़कर जाएंगे, जिस भी दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी, चाहे वो कभी भी मिले, कहीं भी मिले, मगर उस दिन के बाद में ये देश आखिर चलेगा कैसे? ऐसा तो होगा नहीं। 1934 तक इतना तो क्लियर हो गया था कि ऐसा तो होगा नहीं कि देश जो है फिर से राज्य रजवाड़ों के पास चला जाएगा, फिर कोई मुगल बादशाह आ जाएगा, फिर जो है आपके राजपूताना में कोई जो आपके राजा वगैरह हैं वो राज करने लगेंगे, बंगाल में फिर आपके जो आपके जमींदार वगैरह हैं उनका वर्चस्व हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। ये बात अब तक क्लियर हो गई थी। एक बात समझ में आ गई थी लोगों को कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, देश कभी ना कभी आज़ाद होगा, ये बात तो तय है। और देश जिस दिन आज़ाद होगा उसके बाद राजाओं का शासन वापस नहीं आएगा, बादशाहों का शासन वापस नहीं आएगा। तो आखिर अंग्रेज जिस दिन हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे या फिर हिंदुस्तान को जिस दिन आजादी मिलेगी उसके बाद में होगा क्या? आखिर इस देश को चलाया कैसे जाएगा? इस देश के ऊपर आखिर शासन कौन करेगा? अंग्रेज जब चले जाएंगे तो आखिर हिंदुस्तान के ऊपर शासन कौन करेगा और कैसे करेगा? उनको कैसे चुना जाएगा? वो परमानेंट होंगे या फिर वो कुछ वक्त के लिए इलेक्ट होंगे? उनके इलेक्शंस वगैरह फिर कैसे क्या करवाए जाएंगे? बहुत से सवाल वगैरह जो है लोगों के दिमाग में उठने लगे। अल्टीमेटली एक बात पर सब लोग जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर एक यहां तक अब सवाल, ये जो इस तरीके के सवाल वगैरह उठने लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जो है शासन करेगा, इस तरीके की सवाल वगैरह उठने लगे। ऐसी परिस्थिति में 1934 में पहली बार संविधान सभा का जो आइडिया था वो आगे रखा एक व्यक्ति ने जिसका नाम था एम.एन. रॉय। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट जो हिंदुस्तान में चला है उसके बहुत बड़े पायोनियर थे या फिर एक बहुत बड़े प्रणेता थे। इन्होंने पहली बार एक आइडिया रखा कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, देश को कोई व्यक्ति नहीं चलाएगा, देश को संस्थाएं चलाएंगी और संस्थाओं को जो है संविधान के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाएगा। तो हमारे पास एक संविधान होना चाहिए और वो संविधान जो
जो है उसके तहत हमको देश चलाना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, संविधान कौन बनाएगा? तो उसके लिए एम एन रॉय साहब ने फिर जवाब दिया था कि संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा और वो लोग फिर जो संविधान अल्टीमेटली लिखकर तैयार करेंगे उसके बेसिस पर फिर हमको अपना देश चलाना है। तो सबसे पहले ये ख्याल कि भाई कि हिंदुस्तान की एक संविधान सभा होनी चाहिए और ये संविधान सभा जो है फिर हिंदुस्तान का संविधान लिखेगी, ये आइडिया 1934 में जिस व्यक्ति को आया था या जिस व्यक्ति ने इस आइडिया को पहली बार सामने रखा था उनका नाम था एम एन रॉय। याद रखना है ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत आपके फेमस लीडर या फिर एक बहुत बड़े प्रणेता माने जाते हैं। 1934 में इन्होंने आइडिया दिया। 1935 में पहली बार ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो है अल्टीमेटली फिर इस बात की डिमांड करी कि भारत का संविधान, भारत कभी ना कभी तो आजाद होगा, उस आजाद भारत के संविधान के लिए आपके पास में एक संविधान सभा होनी चाहिए। यह बात कांग्रेस में भी क्योंकि कंसेंसस बन चुका था कि देश संविधान से चलेगा, राजा रजवाड़ों से नहीं चलेगा। संविधान कौन लिखेगा उसके लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, यह बात अभी तक कांग्रेस वालों को भी समझ में आ गई थी। अल्टीमेटली 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 1934 में आइडिया दे दिया गया, एम एन रॉय साहब ने पहली बार बोला कि एक संविधान सभा होगी और वो भारत का संविधान लिखेगी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली जो है ये इस बात की डिमांड करी कि हां बात सही है, भारत का संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। In 1938 Jawaharlal Nehru on behalf of the Indian National Congress declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of universal adult franchise। तो 1935 में कांग्रेस वालों ने ऑफिशियली डिमांड कर दी कि संविधान सभा होनी चाहिए और उसकी मदद से आजाद भारत के लिए एक संविधान लिखवाया जाना चाहिए। 1938 में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह डिक्लेयर किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहाफ पर यह डिक्लेयर किया कि भारत जब भी आजाद होता है उस आजाद भारत का जो संविधान होगा उसको एक ऐसी संविधान सभा के द्वारा लिखवाया जाएगा जिसके ऊपर कोई आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई वो संविधान सभा, एक संविधान सभा अगर आपने एक बार बना दी तो वो लोग जो भी संविधान लिखेंगे अपनी मन मर्जी से हिंदुस्तान के लिए, वो अपना वो जो भी संविधान वगैरह बनाएंगे उसमें कोई बाहर से इंटरफेयर नहीं कर सकता, उनको मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस संविधान में ये भी डालो, आप इस संविधान में वो भी डालो, ये चीज आप नहीं कर सकते। भारत का, आजाद भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा जाएगा और इस संविधान सभा में बाहर से कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब इस संविधान सभा में जो लोग होंगे जो अल्टीमेटली बैठकर इस संविधान को लिखेंगे उनको जो है इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह है कि भारत में जितने भी वयस्क लोग हैं जिनके पास में वोट डालने का अधिकार है उनसे पहले हम लोग वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग करके वो लोग जिन लोगों को इलेक्ट कर लेंगे उन इलेक्टेड लोगों को फिर जो है संविधान सभा में लाया जाएगा और फिर ये लोग जो है बैठकर भारत का संविधान लिखेंगे और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इनके ऊपर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई बाहर से आके इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा और ये लोग फिर जो है बैठकर आजाद भारत का संविधान लिखेंगे। तो ये जो है एक अपना टाइमलाइन है, इसको अपने को ध्यान में रखनी है। एक बात, चलें आगे बढ़ते हैं। तो आपका भारतीय अब ये जो डिमांड कर रहे थे कि भारत का संविधान और भारत के संविधान के लिए एक भारत की संविधान सभा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इस डिमांड को अंग्रेजों ने ऑफिशियली जो है इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया था एक अगस्त ऑफर में 1940 में। याद रखिएगा ये सवाल कईयों बार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने इन प्रिंसिपल आपका सैद्धांतिक तौर पर संविधान सभा की डिमांड जो है उसको कब एक्सेप्ट किया था। तो ये अपने को याद रखना है, इसको अगस्त ऑफर 1940 में जो है एक्सेप्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि ये जो डिमांड थी, जो भारतीय अब डिमांड कर रहे थे कि हमारा संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, इस डिमांड को इन प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक तौर पर कि हाँ यार तुम्हारी बात सिद्धांत इन प्रिंसिपल सही है, तुम सैद्धांतिक तौर पर सही बात कह रहे हो, ऐसा होना चाहिए, होगा या नहीं होगा वो बात की बात है मगर ऐसा होना चाहिए। इन प्रिंसिपल जो है अंग्रेजों ने इसको एक्सेप्ट किया था 1940 में। एक डिमांड हुई, एक ऑफर हुआ था जिसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। अंग्रेजों ने ऑफर जो है रखा था हिंदुस्तानियों के सामने, उस ऑफर में जिसको अगस्त ऑफर कहा जाता है उसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर डिमांड को स्वीकार किया था। याद रखिएगा सवाल आया हुआ है। 1942 में फिर आपके क्रिप्स मिशन को लेकर हिंदुस्तान में सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो आए थे। ये आपका जो ब्रिटिश सरकार चल रही थी उसके जो ब्रिटिश कैबिनेट था उसके मेंबर थे, ये हिंदुस्तान आए और ये अपने साथ में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेकर आए थे कि आप हिंदुस्तान जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा। मगर ये सारी चीजें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में होंगी, ये भी उन्होंने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया था। तो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आपके सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं और उसमें वो अपने साथ में अंग्रेज सरकार का एक प्रपोजल लेकर आते हैं कि एक बार वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाए, उसके बाद में आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया जाएगा जिसको आप अडॉप्ट वगैरह करोगे वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह के बाद में, उसका एक पूरा का पूरा प्रपोजल वगैरह जो है ये अपने साथ में लेकर आए थे। द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग व्हिच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। अब क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स भाई अपना प्रपोजल लेकर आए थे कि भाई ये जो है मेरा प्रपोजल है और इसके तहत जो है आप अल्टीमेटली अपना संविधान सभा का निर्माण करिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करिए और इन लोगों से फिर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखवाइए, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको लागू कर देना। ये जो डिमांड लेकर आए थे क्रिप्स मिशन में, इस डिमांड को मुस्लिम लीग वाले जो लोग थे या मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग क्रिप्स का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी वजह इन्होंने ये बताई कि हम चाहते हैं हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हों, हिंदुस्तान को 2 देशों में डिवाइड किया जाए जिसमें एक इंडिया बने और एक पाकिस्तान बने और उसके बाद दोनों देशों की अपनी खुद की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी, यानी कि अपनी अलग अलग संविधान सभाएं होंगी और दोनों देश अपना अलग अलग संविधान लिखेंगे। ये जो थी इन लोगों ने डिमांड वगैरह रखी हुई थी, ये चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड किया जाए 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में। ऑटोनॉमस स्टेट्स का मतलब क्या होता है? जो अपने सारे काम वगैरह खुद चलाते हैं और कोई बाहर से उसमें इंटरफेयर नहीं करता। इनका कुल मिला के ये कहना था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए जाएं और उसके बाद में दोनों जो देश बनेंगे वो अपना अपना अलग अलग संविधान लिखेंगे। क्रिप्स जो प्रपोजल लेकर आया था वो पूरे के पूरे अनडिवाइडेड इंडिया के लिए प्रपोजल लेकर आया था कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान अगर डिवाइड नहीं होता है तो और उसको जब आजादी मिलती है तो अल्टीमेटली उसको आजादी मिलने के बाद में उसका संविधान कैसा होगा उसका प्रपोजल लेकर आया था क्रिप्स। मुस्लिम लीग वाले लगे हुए थे कि नहीं, देश का जब तक बंटवारा नहीं होगा और जब तक देश 2 ऑटोनॉमस यूनिट्स में डिवाइड नहीं होगा और हर एक ऑटोनॉमस यूनिट या फिर हर एक जो 2 देश बनेंगे उसमें दोनों की अपनी अलग अलग संविधान सभा नहीं होगी, जब तक आप इस बात के लिए नहीं मानोगे तब तक हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम आपका प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली यहां पे क्रिप्स मिशन जो है मुस्लिम लीग के चलते रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आपका एक कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया में 1946 में। कैबिनेट मिशन भी अपने साथ में एक प्रपोजल लेकर आया था और ये जो प्रपोजल था कैबिनेट मिशन वाले भी अपने साथ में एक प्रपोजल लेकर आए थे। इन लोगों ने कांग्रेस से भी बातचीत करी, इन लोगों ने मुस्लिम लीग से भी बातचीत करी, दोनों की डिमांड सुनी, दोनों को अपनी डिमांड सुनाई और अल्टीमेटली इन लोगों ने फिर अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा। उसमें जो ये डिमांड की जा रही थी मुस्लिम लीग की तरफ से कि 2 अलग अलग संविधान सभाएं बनेंगी और वो 2 अलग अलग देश जो हैं उनकी डिमांड, 2 अलग अलग जो देश बनेंगे उनके लिए अलग अलग संविधान बनाए जाएंगे। इस डिमांड को क्रिप्स मिशन, आपका जो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, उसने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ये तो नहीं हो सकता, 2 आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। मगर ये तो हम आपकी बात नहीं मान सकते, मगर आप हमारा जरा 1 मिनट के लिए प्लान सुनो। जो आजाद भारत होगा उसके लिए, उसका संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक खाका हम लोग अपने साथ में लेकर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का एक प्लान हम लोग अपने साथ में लेकर आए हैं, वो आप सुन लो। वो प्लान उन लोगों ने फिर कांग्रेस को भी सुनाया, मुस्लिम लीग को भी सुनाया और मोर और लेस मुस्लिम लीग उस प्लान से सेटिस्फाइड हो गई और अल्टीमेटली फिर ये जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था इसके तहत में फिर ये जो आप प्रपोजल लेकर आए थे कि इस तरीके से एक संविधान सभा बनाई जाएगी और ये संविधान सभा जो है फिर अल्टीमेटली आपके देश का संविधान लिखेगी। इस प्लान को अल्टीमेटली जो है मुस्लिम लीग वालों ने भी इसको मोर और लेस जो है सेटिस्फाई हो गए वो इससे, या फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अल्टीमेटली फिर इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा ने फिर आपके भारत देश का जो है संविधान लिखा है। तो इतना अपने को ध्यान रखना है, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आजाद हिंदुस्तान कभी तो आजाद होगा, जब भी आजाद होता है तो उसको आजाद होने के बाद में कैसे चलाया जाएगा, इसका जवाब यह बना कि भाई हिंदुस्तान को संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। अगला सवाल क्या बना कि संविधान कौन लिखेगा और कैसे लिखेगा, कौन बनाएगा संविधान अल्टीमेटली। तो उसको लेके पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने कहा कि संविधान को एक संविधान सभा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। इसके बाद में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पहली बार इस डिमांड को जो है आगे बढ़ाया कि यह बात सही है, भारत के आजाद भारत के संविधान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1938 में नेहरू जी ने इसी में आगे बोल दिया कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको इसके जो मेंबर्स होंगे वो लोगों के वोट के द्वारा चुनकर आएंगे, पहली चीज, और इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता, कोई बाहर से इनके ऊपर दबाव वगैरह डालकर काम नहीं करवा पाएगा। वो अपनी फिर मर्जी से जो है आने वाले भारत के लिए, आजाद भारत के लिए वो एक संविधान वगैरह लिखेंगे। इसके बाद में 1940 में अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने सैद्धांतिक तौर पर इस बात को मान लिया कि हाँ, हिंदुस्तानी ये जो डिमांड कर रहे हैं संविधान सभा की, ये सही डिमांड
डिमांड है और इस बात को माना जाना चाहिए। उसके बाद में आपका क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने जो प्लान वगैरह रखा उसमें ये बताया गया था, अंग्रेजों की तरफ से पहली बार ये प्रपोजल रखा गया कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के अभी आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने दो, उसके बाद में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लागू होगा उसे कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, उसका एक प्रपोजल मैं लेकर आया हूं। क्रिप्स मिशन में एक प्रपोजल लेकर आए थे, उसको रिजेक्ट करवा दिया मुस्लिम लीग वालों ने। उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया 1946 में, और उसने जो प्लान आगे रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का, वो प्लान मोर और लेस जो है उसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद उस प्लान के तहत में जो है फिर आपकी संविधान सभा या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर आपके हिंदुस्तान का संविधान लिखा था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे बनाया गया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इसमें कौन कौन था और कैसे आया था और इसके क्या क्या फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं सर। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था, और इसका निर्माण जो है नवंबर 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान ने एक प्रपोजल आगे रखा कि भारत का जो संविधान आपको लिखना है, इस संविधान को लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक संविधान सभा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनानी है उसका प्लान हम आपको बता रहे हैं। वो प्लान फिर आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले दोनों लोगों ने मान लिया, और अल्टीमेटली उसी प्लान के तहत 1946 में, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसकी जो स्कीम थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरह से बनाई जाए, उस प्लान के तहत या फिर उस स्कीम के तहत में इस संविधान सभा का या इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे, कैसे चुने गए थे, क्या इसके फीचर्स थे, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आपको पूरे के पूरे हिंदुस्तान से लोगों को आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है चुनकर लाना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए, अनडिवाइडेड इंडिया की बात की जाए, जिसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल है, इस पूरे अनडिवाइडेड इंडिया के लिए जो संविधान लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 389 रखे गए थे, या टोटल नंबर ऑफ या जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 रखी गई थी। ठीक है, ये जो 389 मेंबर्स थे इनमें से 296 जो थे ये, या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि जो टोटल सीटें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 389 रखी गई थी, या फिर कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स आने थे। अब ये 389 मेंबर्स में कौन कौन आना था वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो 389 मेंबर्स थे इसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके वाले सेशंस में कि पूरे हिंदुस्तान को के ऊपर जो अंग्रेज राज करते थे, तो ये जो शासन था ये बेसिकली जो एरिया वगैरह था ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक थी ब्रिटिश प्रोविंसेस जिनके ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली रूल किया करते थे, जैसे आपका यूनाइटेड प्रोविंस हो गया जो आज का उत्तर प्रदेश है, बिहार का इलाका हो गया, बंगाल प्रोविंस हो गया, मद्रास प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, इसी तरीके से आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह हो गई, दिल्ली वगैरह का इलाका हो गया, पंजाब प्रोविंस हो गया, ये सारा इलाका था जिसके ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली रूल किया करते थे। दूसरा वो इलाका था जिसके ऊपर इनडायरेक्टली रूल किया करते थे जो आपके प्रिंसली स्टेट थे, हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट हो गया, भोपाल का प्रिंसली स्टेट हो गया, राजपुताने के प्रिंसली स्टेट्स हो गए, जम्मू कश्मीर का प्रिंसली स्टेट हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरीके के जो थे आपके प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इसके अलावा एक आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी हुआ करती थी, और भी काफी सारी तरीके थे, मगर मोर और लेस आप देखोगे तो दो तरीके से जो है शासन चलता था, ब्रिटिश प्रोविंसेस जिसके ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, और आपका प्रिंसली स्टेट जिसके ऊपर इनडायरेक्टली रूल करते थे। तो इन लोग, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसने जो 389 सीट्स रखी गई थी या जो 389 मेंबर्स इलेक्ट होकर आने थे, ये 389 मेंबर्स में से मेंबर आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी इलेक्ट होकर आने थे और प्रिंसली स्टेट से भी इलेक्ट होकर आने थे, और इसके अलावा भी एक दो जो और तरीके, एक दो आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वगैरह थी वहां से भी लोग जो है इलेक्ट होकर आने थे। तो ये जो 389 सीट्स वगैरह थी इसमें से 296 सीट्स वगैरह जो थी ये आपने अलॉट करी थी ब्रिटिश इंडिया को। इंपॉर्टेंट है, याद से सुनिएगा, ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या, ब्रिटिश प्रोविंसेस जिसके ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते हैं, उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ये सारा का सारा इलाका, पंजाब प्रोविंस वगैरह वगैरह, इन सारे इलाकों में कुल मिला के वो सारा क्षेत्र जिसके ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे उसको 296 सीट्स दी गई थी या 296 सीट्स अलॉट की गई थी। बाकी वो सारा भारत जिसमें इनडायरेक्टली रूल करते थे या फिर जो आपके प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे उनको कुल मिला के 93 सीट्स दी गई थी। ठीक है जी, देख लीजिए
389 सीट्स आपने टोटल बोला है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में होंगी, ये पूछा जा सकता है। एक चीज तो याद रखना है, जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसमें इनिशियली टोटल स्ट्रेंथ कितनी रखी गई थी? 389। इसमें से आपने आपका जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी या जो ब्रिटिश इंडिया थी उसको कितनी सीटें दी? 296। और प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीटें दी? 93। चलें आगे बढ़ते हैं। Of the 296 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from 11 governor provinces and 4 from 4 chief commissioner provinces, 1 from each. थोड़ा समझते हैं। हमने क्या बोला कि भाई ब्रिटिश इंडिया को आपने 296 सीट्स अलॉट कर दी हैं। अब 296 सीट्स में से 292 सीट्स जो थी वो आपकी प्रोविंसेस वगैरह को अलॉट की गई थी। 11 प्रोविंसेस कुल मिला के हुआ करती थी। ये जो 11 आपकी प्रोविंसेस या फिर जो 11 आपके प्रांत होते थे, इस तरह से समझ सकते हैं कि 11 जो आपके बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, इन सारे स्टेट्स में से ये 292 लोग इलेक्ट होकर आने थे। आउट ऑफ ये जो 296 सीटें मिली थी ब्रिटिश इंडिया को या ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह को, उसमें से 292 जो हैं आपके ये जो 11 स्टेट्स या 11 प्रोविंसेस थी वहां से इलेक्ट होकर आने थे, जिसमें आपका एक जो चीफ होता था वो गवर्नर होता था। जैसे सेंटर के लेवल पर आपका वाइसरॉय बैठा हुआ था, वैसे हर एक आपका प्रोविंस में कौन बैठा हुआ था? एक एक गवर्नर बैठा हुआ था। तो वो सारी प्रोविंसेस वगैरह जिसमें आपका गवर्नर बैठा हुआ है, वहां से कुल मिला के 296 में से 292 मेंबर्स इलेक्ट होने थे। और जैसे आज की तारीख में आपकी यूनियन टेरिटरी होती हैं, यूनियन टेरिटरी वगैरह होती हैं, उसी तरीके से उस वक्त में हुआ करती थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। कुल मिलाकर उस वक्त भारत में 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी। ये सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। भारत में 11 आपके प्रोविंसेस हुआ करते थे जिसके ऊपर गवर्नर रूल करता था, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी। जैसे आज की यूनियन टेरिटरी होती है, लगभग कुछ वैसी उसी तरीके का मसला हुआ करता था। तो जो बची हुई 4 सीटें थी वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस में से आएंगी। हर एक प्रोविंस में से आपकी एक सीट आएगी। तो इस तरीके से कुल मिला के आपकी जो 296 सीट्स आपने ब्रिटिश इंडिया को अलॉट करी थी या ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट करी थी, वो इस तरीके से भरी जानी थी। बात समझ में आ गई? देख लीजिए एक बार फिर से। आपने किया क्या है, ये बोला कंस्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? 389। 389 में से आपने ब्रिटिश प्रोविंसेस को कितनी सीटें दे दी? 296। या फिर यूं बोलूं कि वो क्षेत्र जिसके ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे उसको कितनी सीटें दे दी? 296। और प्रिंसली स्टेट्स को आपने कितनी सीटें दे दी? 93। या फिर यूं बोलूं कि वो क्षेत्र जिसके ऊपर अंग्रेज इनडायरेक्टली रूल करते थे उसको आपने कितनी सीटें दे दी? 93 सीटें। अब ये जो 296 सीटें आपने अंग्रेजों को दे दी हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस को दे दी हैं, इन 296 सीट्स में से 292 सीटें जो हैं ये आप कहां से भर रहे हो? इनको आप गवर्नर प्रोविंसेस से भर रहे हो। कुल मिला के 11 प्रोविंसेस ऐसी थी जिसमें आपका मुखिया कौन होता था? गवर्नर होता था। और जैसे आपका सेंटर में वाइसरॉय बैठा हुआ था, उसी तरह से आपकी प्रोविंसेस में सबसे बड़ा कौन हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। 11 आपकी इस तरीके की प्रोविंसेस थी। यूनाइटेड प्रोविंस हो गई, बंगाल की प्रोविंस हो गई, आपका मद्रास प्रोविंस हो गई, इसी तरीके से जो आपकी दूसरी प्रोविंसेस वगैरह थी, ऐसे कुल मिला के आपके 11 प्रांत या 11 प्रोविंसेस थी, उनमें आपका गवर्नर बैठता था। तो ये जो गवर्नर की प्रोविंसेस थी, इनको आपने ये जो 296 सीटें हैं उसमें से 292 सीटें इन प्रोविंसेस से भरी जाएंगी। और जैसे आज की यूनियन टेरिटरी होती हैं, उसी तरीके से उस वक्त में 4 आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी। चीफ कमिश्नर जो है गवर्नर से छोटा होता था। ठीक है जी। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4 सीटें आएंगी। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं, हर एक प्रोविंस से आपकी एक सीट आएगी। इस तरीके से आपने ये 296 सीटें भरकर तैयार कर दी। ठीक है जी। इसके बाद में आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थे या जो प्रिंसली प्रोविंसेस वगैरह थे, उनकी क्या कहानी थी? ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक। अब आपने ये बोला कि भाई ये जो सीटें वगैरह अलॉट की गई हैं, 11 जो आपकी प्रोविंसेस हैं या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को भी जो सीटें दी गई हैं, आपने ब्रिटिश इंडिया में जो आपकी अलग अलग प्रोविंसेस वगैरह हैं इनको जो सीटें दी हैं, या फिर जो आपके अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको भी जो सीटें दी हैं, ये सीटें आपने अलॉट की हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ये कि जिस प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन है या फिर जिस प्रिंसली स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है, उसी अनुपात में उसको सीटें अलॉट की गई हैं। यूनाइटेड प्रोविंस या फिर आज का उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रोविंस था इस लिहाज से क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां की थी, तो सबसे ज्यादा सीटें भी जो है उसको अलॉट की गई। इसी तरह से आपका मद्रास प्रोविंस वगैरह जो हुआ करता था, उसको भी काफी बड़ा जो आपका प्रोविंस हुआ करता था, तो उसको भी काफी ज्यादा सीटें वगैरह जो है अलॉट की गई। ऐसे आपके वो जो जिसकी जितनी पॉपुलेशन है, जिसका जितना जो है जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उस अनुपात में जो है आपकी सीटें वगैरह अलॉट की गई हैं। पहली चीज।
और दूसरी चीज ये कि जो प्रिंसली स्टेट है उसकी जो भी पॉपुलेशन वगैरह है उसको उसी अनुपात में जो है सीटें वगैरह अलॉट की गई हैं। तो ये जो 296 सीटें हैं, आपने 296 सीटें कैसे ब्रिटिश इंडिया को अलॉट कर दी? पॉपुलेशन के बेसिस पर। और प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीटें कैसे अलॉट कर दी? पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब ये जो 296 सीटें हैं वो भी बराबर बराबर अलॉट नहीं हुई है कि आपकी 11 प्रोविंसेस हैं तो 296 को 11 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आता है उतनी उतनी सीटें आपने सबको दे दी, ऐसा नहीं है। हर एक जो प्रोविंस है उसकी सीटें बराबर नहीं थी, किसी प्रोविंस की सीट ज्यादा थी, किसी प्रोविंस की सीट कम थी। तो जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन जितनी है उसको उसी अनुपात में जो है सीटें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अलॉट की गई थी। इसी तरीके से जिस प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसी अनुपात में जो है उसको सीटें वगैरह जो है अलॉट की गई थी, ये याद रखना है। जनरली एक फॉर्मूला अपनाया गया था कि हर 1 मिलियन पर, या फिर यूं बोलूं कि हर 10 लाख के ऊपर आप एक सीट जो है वो अलॉट करोगे। तो अगर आपके पास में कोई एक प्रोविंस है जिसमें आपके लेट से 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, अब आपने क्या बोला है कि हर 10 लाख लोगों के ऊपर आप एक सीट जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अलॉट करोगे। तो 10 लाख के ऊपर एक सीट के हिसाब से अगर आप 1 करोड़ में देखोगे तो 10 सीट्स वगैरह जो है इस प्रोविंस से अलॉट होंगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसे कि आपने क्या बोला है कि एक जो भी सीटें अलॉट होंगी वो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में अलॉट होंगी। जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसी प्रपोर्शन में उसको सीटें मिलेंगी। और एक फॉर्मूला जनरली बनाया जाएगा कि मोर और लेस लगभग 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर आप एक सीट जो है वो अलॉट करोगे। तो जैसे अगर एक स्टेट है उसकी लेट से पॉपुलेशन 50 लाख है तो उसको कितनी सीटें मिल जाएंगी? लगभग 5 के करीब। और एक सीट है, एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन लेट से आपका 1 करोड़ है तो उसको कितनी सीटें मिल जाएंगी? लगभग 10 सीटें मिल जाएंगी। एक प्रिंसली स्टेट है, लेट से उसकी पॉपुलेशन 20 लाख है तो उसको कितनी सीटें मिल जाएंगी? उसको मिल जाएंगी 2 सीटें। और लेट से आपका एक प्रिंसली स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख है तो उसको अकेले को फिर सीट नहीं मिलेगी। फिर ये करेंगे कि उसके आसपास ऐसे ही कोई छोटा मोटा दूसरा प्रिंसली स्टेट ढूंढेंगे जिसकी पॉपुलेशन भी ऐसे ही 5-7 लाख हो और उन दोनों को मिलाकर जो है फिर एक सीट दे देंगे। इस तरीके की जो है व्यवस्था वगैरह की गई थी। चले आगे बढ़ते हैं, यह बात मगर समझना इंपॉर्टेंट है। चले इसको आगे देखते हैं फिर। और तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि ये जो 296 सीट्स वगैरह आपकी अलॉट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह को, ये इनकी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन वगैरह में अलॉट की गई थी। ठीक है जी, जिस पर्टिकुलर प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन वगैरह थी उसके अनुपात में उसको उतनी सीटें दी गई थी। यानी कि जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पर सेकेंड हाइएस्ट है या सेकेंड नंबर पर है उसको सेकेंड हाइएस्ट सीटें मिलेंगी, जिसकी पॉपुलेशन थर्ड नंबर पर है उसको थर्ड हाइएस्ट सीटें मिलेंगी। इस तरीके से जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस प्रपोर्शन में या फिर उस अनुपात में जो है उसको सीटें वगैरह दी जाएंगी। ये हमने देख लिया। अब किस प्रोविंस को कितनी सीट दी गई हैं उस सीट्स को भी जो है उस प्रोविंस में रहने वाली कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड किया जाएगा 3 कैटेगरीज में। मतलब ये कि लेट से अगर आपकी कोई एक प्रोविंस से हम लोग उठा लेते हैं, लेट से हम लोग बंगाल प्रोविंस की बात कर लेते हैं। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं है मगर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि लेट से बंगाल प्रोविंस से आपने बोल दिया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 40 सीटें आएंगी। कहां से? बंगाल प्रोविंस से आपने बोल दिया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 40 सीटें आएंगी। तो ये जो 40 सीटें हैं इस पर्टिकुलर आपका प्रोविंस में रहने वाली 3 कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड होंगी। पहली कम्युनिटी कौन सी? मुस्लिम्स। दूसरी कम्युनिटी कौन सी? सिख। और तीसरी कम्युनिटी कौन सी? जनरल। इन तीनों कम्युनिटीज की इस पर्टिकुलर प्रोविंस में जो पॉपुलेशन होगी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उस अनुपात में हर एक जो कम्युनिटी है उसकी कुछ सीटें वगैरह अलॉट की जाएंगी। तो 292 सीटें जो हैं आपने क्या किया है, आपने जो आपकी वो जो भी आपकी प्रोविंसेस वगैरह थी आपने उनको अलॉट कर दी। इन 292 सीटों में से या 290 सीटों में से भी क्या कहानी है? कहानी यह है जिस पर्टिकुलर प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन उसको उतनी सीटें। अब किसी पर्टिकुलर प्रोविंस को जो सीटें अलॉट की गई हैं उनका क्या किया गया है? उनको 3 कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड किया गया है। पहली कम्युनिटी आपके मुस्लिम, दूसरी कम्युनिटी आपकी सिख और तीसरी जनरल। जनरल का मतलब क्या? आपका मुस्लिम्स और सिख के अलावा जितनी भी सारी की सारी कम्युनिटीज हैं उनको जनरल माना। और यह बोला गया कि किसी पर्टिकुलर प्रोविंस को जो सीटें अलॉट की गई हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में वो सीटें जो है इन 3 कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड होंगी। उस प्रोविंस में इन कम्युनिटीज की जो भी पॉपुलेशन होगी उस प्रोपोर्शन में जो है आप इन 40 में से सीटें इनको अलॉट करोगे। मतलब यह कि अगर लेट से एग्जांपल है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इन 292 में से बंगाल प्रोविंस को 40 सीटें जो है अलॉट कर दी। तो ये जो 40 सीटें हैं अब 3 कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड होंगी, पहले मुस्लिम, दूसरे सिख और तीसरे जनरल। और किस तरीके से डिवाइड होंगी? इस बंगाल प्रोविंस में इनकी जितनी जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में। जैसे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है उसके अनुपात में लेट से इन लोगों को 5 सीटें मिल गई, जो सिख है उसके अनुपात में लेट से इन लोगों को 2 सीटें मिल गई। तो कितनी सीटें हो गई? 7 सीटें। 7 के बाद में अब आपकी कितनी बचती हैं? 33 सीट्स। तो वो 33 सीट्स फिर किसके पास चली जाएंगी? वो 33 सीट्स चली जाएंगी जनरल के पास। तो इस तरीके से जो है हर एक स्टेट में आपने या फिर हर एक प्रोविंस में आपने क्या किया, जो भी सीटें आपने अलॉट करी हैं हर एक प्रोविंस को, आपने उन सारी की सारी सीटों को फिर आपने
तीन कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड कर दिया है कि जिस प्रोपोर्शन में जो भी पॉपुलेशन है हर एक कम्युनिटी की किसी प्रोविंस में, उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में आपको सीटें वगैरह अलॉट करनी है। तो अभी तक अपन लोगों ने कितनी बातें देख ली हैं? अभी तक अपन लोगों ने यह देख लिया है कि 389 मेंबर्स की कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। 389 मेंबर्स की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में से 296 सीट्स आपने ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट कर दी और आपकी जो 93 सीट्स वगैरह थी वो आपने प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट कर दी। अब ये जो 296 सीटें आपने ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट करी थी, 296 सीट जो आपने ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट करी थी, उसमें से 292 सीटें जो हैं ये आपने अलॉट कर दी गवर्नर जिन प्रोविंसेस वगैरह को रूल करते थे, या गवर्नर जो है जिन प्रोविंसेस वगैरह के हेड होते थे, 292 सीटें उनको दे दी और 4 सीटें आपने दे दी चीफ कमिश्नर प्रोविंस वगैरह। 4 आपकी जो सीटें हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दे दी। शॉर्ट में मैंने यहां पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस लिख दिया। 4 आपके पास में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी, जैसे आज की यूनियन टेरिटरी होती है, लगभग कुछ वैसी कहानी थी। और हर एक जो आपकी एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस को आपने एक सीट जो है अलॉट करी, ये कहानी कर दी। इसके बाद में अब हर एक ये जो 292 सीटें हैं ये 292 सीट्स फिर आपने प्रोविंसेस में डिवाइड करी हैं। तो सारी प्रोविंसेस को आपने बराबर से सीट नहीं दी, प्रोविंसेस को आपने डिवाइड करी हैं इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है आपने इन सीटें वगैरह अलॉट करी हैं। जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा उसके बेसिस पर उसको उतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। सबसे ज्यादा सीटें यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन तो सेकंड नंबर पे सीटें, थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन तो थर्ड हाईएस्ट सीटें, और इस तरीके से। अब ये जो सीट वगैरह आपने अलॉट करी है, सीट्स अलॉटेड टू प्रोविंसेस। अब जो जो सीट जिस प्रोविंसेस को अलॉट की गई हैं उनका क्या किया है आपने, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले आपके उस प्रोविंस में जितने मुस्लिम्स हैं, दूसरा उस प्रोविंस में जितने सिख हैं, और तीसरा उस प्रोविंसेस में मुस्लिम्स और सिख के अलावा जितने भी हैं उन सबको आपने जनरल मान लिया। अब आप ये देखोगे कि लेट से इस प्रोविंस में आपने लेट से 10 सीटें अगर लेट से आपने किसी प्रोविंस में अलॉट कर दी, तो आप ये देखोगे कि इस प्रोविंस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है। मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, उसके बेसिस पर लेट से मुस्लिम्स को 1-2 सीटें अलॉट कर दी। फिर आप ये देखोगे सिखों की पॉपुलेशन इस प्रोविंस में कितनी है। आपने देखा कि यार सिखों की पॉपुलेशन जो है उस हिसाब से 10 में से इनकी 1 सीट बनती है, वो कर दी, और बची हुई फिर 8 सीटें जो हैं वो हो गई आपकी जनरल कम्युनिटी की। तो इस तरीके से आपने किया यह है कि जितनी भी सीटें अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट की गई, वो उन प्रोविंसेस में रहने वाली 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख और जनरल में मुस्लिम्स और सिख के अलावा सब आ जाते थे, उनकी पॉपुलेशन जो भी थी प्रोविंसेस में उसके प्रोपोर्शन में जो है आपने सीटें वगैरह इनको अलॉट करी थी। अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, एक प्रोविंस को आपने कुछ सीट वगैरह अलॉट करी और वो सीटें फिर जो है आपने 3 कम्युनिटीज वगैरह जो है उस प्रोविंस में उनकी क्या पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर मुस्लिम्स को कुछ सीटें दे दी, सिखों को कुछ सीटें दे दी और जनरल्स को कुछ सीटें दे दी। अब सवाल ये उठता है कि जो सीटें आपने दे दी हैं इन पे आप जो बंदे इलेक्ट होकर जाएंगे उनको इलेक्ट कौन करेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। लेट्स से बंगाल प्रोविंस की बात कर लेते हैं। अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल नंबर कुछ और था। बंगाल में लेट्स से सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि 40 सीटें लेट्स से कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अलॉट हो गई और ये भी डिसाइड हो गया कि मुस्लिम्स के हाथ में लेट्स से आपकी 10 सीटें जानी है, सिखों के हाथ में जो है लेट्स से 5 सीटें आनी। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल डाटा कुछ और था। सिर्फ मुस्लिम्स के हाथ में 10 सीटें जानी है, सिखों के हाथ में आनी है आपकी 5 सीटें, कितनी हो गई 15। तो और जनरल के हाथ में कितनी आनी है? 25 सीटें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 10 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे बंगाल की, जो 40 कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सीटें हैं उसमें तो जो है 10 मुस्लिम इलेक्ट होने हैं, 5 आपके सिख इलेक्ट होने और 25 अगर आपके जनरल इलेक्ट होकर जा रहे हैं, तो इनको अब इलेक्ट करेगा कौन? इसका जवाब ये था, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वेर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी डन बाय द मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इतनी भारी अंग्रेजी इन्होंने इसमें जो बोल दी है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इनका मतलब यह है कहने का कि ये जो आपके मेंबर सिलेक्ट होकर जाने हैं, 10 मुसलमान सिलेक्ट होने हैं, 5 आपके सिख सिलेक्ट होने हैं और 25 जो है आपके जनरल सिलेक्ट होने हैं या इलेक्ट होने हैं, ये ऐसे इलेक्ट होंगे कि अब बंगाल की बात हो रही है तो बंगाल की अपनी खुद की एक प्रोविंशियल असेंबली भी होगी। इस प्रोविंशियल असेंबली में कुछ ना कुछ मेंबर्स भी होंगे। हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बंगाल की प्रोविंशियल असेंबली में 100 मेंबर्स हैं। अब ये जो 100 मेंबर्स हैं, इसमें से अगर लेट से आपके 25 जो है वो मुसलमान हैं या मुस्लिम्स हैं, 10 जो है वो आपके सिख हैं,
सिर्फ बस समझाने के लिए बता रहा हूं, 10 जो है आपने सिख मान लिए तो 35 हो गए। 35 और 65 जो है वो आपन ने मान लिए कि जनरल कम्युनिटीज हैं। 65 और 10 आपके 75, 75 और 25 आपके 100। हम वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल नंबर कुछ और था। बंगाल की अपनी खुद की एक प्रोविंशियल असेंबली भी होगी, तो ये जो प्रोविंशियल असेंबली है उसके जो 100 मेंबर्स हैं उसमें से जितने मुस्लिम मेंबर हैं आप उनको अलग कर दो, जो सिख मेंबर है उनको अलग कर दो, और जो जनरल के बचते हैं उनको अलग कर दो। अब जो मुस्लिम मेंबर आपके बंगाल की प्रोविंशियल असेंबलीज के हैं वो आपकी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको चुनेंगे, जो सिख आपके मेंबर्स हैं वो अपने सिख रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, और जो जनरल है वो जनरल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। ये जो है ये फॉर्मूला आपको हर एक आपका जो प्रोविंस है उसमें लगाना था। यानी कि आपने सबसे पहले क्या किया, किसी प्रोविंस को जितनी सीटें अलॉट की जा रही हैं वो आपने 3 कम्युनिटी में डिवाइड कर दी। फिर आपने ये देखा कि आपकी वो जो प्रोविंस है उसकी जो प्रोविंशियल असेंबली है उस प्रोविंशियल असेंबली में आपकी हर एक कम्युनिटी के कितने कितने मेंबर्स हैं, मुस्लिम्स के कितने मेंबर्स हैं, सिखों के कितने मेंबर्स हैं और जनरल इसके अलावा कितने मेंबर्स हैं। अब जितनी आपकी सीटें वगैरह मुस्लिम्स की बनती हैं उन सीटों के ऊपर आपकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मुस्लिम मेंबर्स हैं वो मुस्लिम सीटों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। इसी तरह से उन प्रोविंशियल असेंबलीज में जितने आपके सिख मेंबर्स हैं वो आपके सिख रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे, और आपके जो जनरल मेंबर्स हैं वो जनरल कम्युनिटी के आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उनको इलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो है आपका इलेक्शन वगैरह होना था। और ये जो इलेक्शन होना था या फिर ये जो आपका चुनने की प्रक्रिया थी, वोटिंग का एक तरीका अपनाया जाना था जिसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक तरीका होता है वोटिंग का जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वोटिंग का एक तरीका होता है। तो ये जो तरीका था ये लगाकर अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स को, हर एक कम्युनिटी को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीटें दी गई हैं प्रोविंसेस में से, एक प्रोविंस के कोटे में से उन सीटों पर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करवाना था। The representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states। तो यहां तक जो है अपने ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो इलेक्ट होकर 296 मेंबर्स जाने वाले थे उनकी कहानी खत्म हो गई। या ब्रिटिश प्रोविंसेस में 296 मेंबर्स में से जो 292 आपके प्रोविंसेस वगैरह में से जाने वाले थे उनकी कहानी खत्म हो गई। अब जो 93 आपके प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट होकर जाने थे वो कैसे इलेक्ट होंगे, तो प्रिंसली स्टेट्स में जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे हर एक प्रिंसली स्टेट को भी कुछ सीटें अलॉट की गई थी। अब उस प्रिंसली स्टेट का जो प्रिंस था या फिर जो उसका शासक या जो राजा था, जो कहने के लिए राजा था, कायदे से तो अंग्रेजी रूल कर रहे थे, मगर जो कहने का राजा था वो आपका लोगों को नॉमिनेट करता, वो लोग जो हैं उस प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते। एग्जांपल के लिए लेट से भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल एक प्रिंसली स्टेट था। अब लेट से भोपाल को आपने 4 सीटें अलॉट कर दी, तो भोपाल का जो नवाब है या फिर भोपाल का जो रूलर है वो इन 4 सीटों के ऊपर डिसाइड करेगा कि किसको वो उसको भेजना है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, किसको नहीं भेजना है। वो चाहे तो अपने ड्राइवर को भेज दे, अपने बावर्ची को भेज दे, अपने नाई को भेज दे, वो चाहे तो अपना बाल काटने वाले को भेज दे, वो अपने गार्डनर को भेज दे, जिसको भेजना चाहे वो भेज सकता था, वो उसको नॉमिनेट करने के लिए आजाद था। तो प्रिंसली स्टेट्स में कोई इलेक्शन का कोई टंटा नहीं था, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं प्रिंसली स्टेट में जो है इलेक्शन वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं थी, जिस तरह से यहां पर आपका ये सारा नाटक किया जा रहा था। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि प्रिंसली स्टेट में प्रिंस जिसको भेजना चाहे भेज दे, हमारी बला से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको जो है रख लेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। इस तरीके से अब आपने प्रिंसली स्टेट्स में ये बड़ा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अन्याय किया है। यहां पर इलेक्शन करा रहे थे और यहां पे भी कुछ इस तरीके की व्यवस्था करवानी चाहिए थी, मगर कुछ नहीं किया गया। इसमें इन्होंने ये बोला कि प्रिंसली स्टेट्स में जो लड़का है, प्रिंसली स्टेट्स का जो शासक है, जो सिर्फ कहने का शासक है, जो प्रिंस है, वो जिसको नॉमिनेट करेगा, वो जिसको मनोनीत करेगा, वो हम लोग इलेक्ट कर लेंगे। अब वो अच्छे पढ़े लिखे इंसान को नॉमिनेट कर दे या फिर वो अपने घर के बाहर वाले आपके झाड़ी काटने वाले माली को भेज दे, डजंट मैटर, हमको उसको रखना पड़ेगा। ये जो है आपने ये व्यवस्था करी थी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि जो 93 सीटें आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स को हैं, हर एक आपकी जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं उसको अलग अलग सीटें हैं, उन सीटों पे फिर जो लड़के इलेक्ट होकर आएंगे प्रिंसली स्टेट्स उनको नॉमिनेट करेगा या मनोनीत करेगा। हैदराबाद जैसे बात कर लेते हैं, हैदराबाद एक काफी बड़ा प्रिंसली स्टेट था। लेट से उसको आपने 10 सीटें अलॉट कर दी, तो यहां पे मुस्लिम, सिख और जनरल का कोई नाटक नहीं था जो आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस में हो रहा था। यहां पे उन 10 सीटों पे हैदराबाद अपने चाचा, ताऊ, भतीजों को भेजना चाहे तो भेज दे, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भेजना चाहे तो भेज दे, वो अपने नौकरों को भेजना चाहे तो भेज दे, या वो राह चलते किसी से बोले कि भाई तुम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाओगे, वो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, बधाई आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहे हो। ऐसे किसी राह चलते किसी को भेज दे, डजंट मैटर, मगर जो भी आपका प्रिंसली स्टेट वाला अपनी सीटों पर जिसको भी नॉमिनेट करके भेजेगा प्रिंस, आपको उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठाना पड़ेगा। ये जो है स्कीम वगैरह बनाई गई थी। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आती है कि आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली में
मैक्सिमम मेंबर्स 292 296 के करीब जो मेंबर्स हैं वो तो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह हैं उसमें से जो मैक्सिमम मेंबर्स वगैरह हैं वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, मगर प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे लड़के नॉमिनेट होकर आ रहे हैं। तो हम लोग यहां से एक बात कह सकते हैं कि हमारी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। पार्टली इलेक्टेड कहां से, ब्रिटिश प्रोविंसेस के जितने लड़के आए थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस के जितने मेंबर्स आए थे वो सारे के सारे इलेक्ट होकर आए थे। ठीक है जी, इलेक्टेड कहां से आए थे, इलेक्ट होकर ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह से इलेक्ट होकर आए थे, जितने भी थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आए थे। और नॉमिनेटेड लड़के कहां से आए थे, या नॉमिनेटेड लड़के कहां से आने वाले थे, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह से आने वाले थे। तो आधी आपकी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है एक हद तक जो है वो इलेक्टेड थी और एक हद तक वो नॉमिनेटेड थी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स थे इनके बारे में भी एक बात का अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्टेड मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे, डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो इलेक्ट होकर इनडायरेक्टली आए थे, डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आए थे। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। किसी भी प्रोविंस वगैरह में इलेक्शन हुए, कोई प्रोविंस उठा लीजिए आप, किसी प्रोविंस में इलेक्शन हुए, इलेक्शन वगैरह के थ्रू इस प्रोविंस के लोगों ने वोट डाले और जो प्रोविंशियल असेंबली थी उस प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को आपने इलेक्ट किया। अब ये जो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं इन लोगों ने फिर क्या किया है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया है। ठीक है जी, इन लोगों ने क्या किया है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया है। तो एक तरीके से जनता ने इन लोगों को चुना था और इन लोगों ने जो है फिर इन लोगों को चुना। तो हम ये जो एक तरीका होता है कि जनता किसी को चुने और वो चुने हुए लोग फिर अगर किसी और कुछ एक को चुनते हैं तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। तो ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। हम लोग कहने को ये बात जरूर कहते हैं कि हमारी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। इलेक्टेड लड़के कहां से आए थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे। मगर ये इलेक्शन कैसा हुआ था ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं डाले थे। यहां पर क्या हुआ था, जनता ने कुछ लोगों को चुना था प्रोविंशियल असेंबलीज में, प्रोविंशियल असेंबलीज के लड़कों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लड़कों को चुना था। तो ये जनता के द्वारा डायरेक्टली चुनकर नहीं आ रहा है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ये जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने गए, ये प्रोविंशियल जनता ने जिन लड़कों को चुना था प्रोविंशियल असेंबलीज में उन लड़कों के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लड़के चुने गए थे। मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुनकर आए थे, एक बात। और दूसरी बात ये कि इनका भी जो चुनाव हुआ था जिसके लिए इलेक्शन हुए थे और जिसमें जनता ने वोट डाले थे, वहां पर भी सारे के सारे प्रोविंस के जितने लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे सबके सब वोट डालने नहीं आए थे। मैक्सिमम लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार होता ही नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार होता ही नहीं था। बहुत कम लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार होता था। तो लेट से अब अगर इस प्रोविंस में 1000 लोग रहते हैं, 1000 में से लेट से आपका 100 लोगों ने वोट या 200 लोगों ने वोट डाले थे और उन 200 लोगों के वोट से ये प्रोविंशियल असेंबली के लड़के इलेक्ट होकर आ गए। 200 लोग, 800 लोगों ने वोट ही नहीं किया या फिर 800 लोगों के पास वोट करने का अधिकार ही नहीं है। तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि 1000 लोगों की अगर हम पॉपुलेशन मान लें तो 200 लोगों या 300 लोगों ने वोट डाला, 800 या 700 वोट डालने ही नहीं आए या उनके पास वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, वोट डालने का उनके पास राइट ही नहीं है। अब इतने कम फ्रेंचाइज पर या इतने कम लोगों के पास वोटिंग का अधिकार देकर आपने प्रोविंशियल असेंबली के लड़के चुन लिए और इन भाई लोगों से आपने फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लड़के चुनवा लिए। तो कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस के सारे, सब अच्छी बातें हैं, मगर इस बात को ध्यान रखना है ये इलेक्टेड मेंबर्स भी जो थे इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे और इनका भी जिन लोगों ने इलेक्शन किया था वो लोग भी बहुत कम लोगों के द्वारा बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज पे या बहुत कम लोगों ने वोट डाले थे, उन बहुत कम लोगों के या बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोट जो आपका वोटिंग राइट था लोगों के पास उनके वोट्स पर चुनकर आए थे। तो आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये सारे लोगों की जनभावना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर उस वक्त की स्थिति यही थी और उसी के बेसिस पर जो है हमको चलना था या उस वक्त के लोगों को चलना था, तो उनको ये ठीक लगा और इस पर वो लोग आगे बढ़े। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है जिसके बारे में भी हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी कि इसके जो मेंबर्स वगैरह हैं वो किस तरीके से इलेक्ट होंगे। प्रिंसली स्टेट्स के जो लड़के थे वो सिर्फ नॉमिनेट होकर आने वाले थे, प्रिंस जिसको भी नॉमिनेट करता वो आके आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ जाता, जिसको भी वो मनोनीत करता। 296 सीट्स जो आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह से थी, इसमें क्या कहानी थी, इसमें आपके इलेक्शन वगैरह करवाए गए, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए, वो जो भी आपका गड़बड़ झाला थी, मगर अल्टीमेटली इलेक्शन वगैरह करवा कर आपने लड़कों को इलेक्ट करवाया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश
प्रोविंसेस वगैरह के। अब ये जो सारा इलेक्शन वगैरह हुआ था जिसके तहत अल्टीमेटली ये लोग अलग अलग प्रोविंसेस से चुनकर गए, ये जो लोग इनका जो इलेक्शन था 296 सीट्स वगैरह पर, ये करवाया गया था जुलाई अगस्त 1946 के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में अलग अलग प्रोविंस ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इन 296 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाए। अब यहां पर मैंने आपके जो नक्शा दिखाया हुआ है ये उस इलेक्शन से रिलेटेड नक्शा नहीं है, ये नक्शा है 1946 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 1946 में ये जो इलेक्शन हुआ है जिसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लड़के चुने गए या कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने गए, उसके पहले एक और इलेक्शन हुआ था जिसमें आपकी अलग अलग प्रोविंसेस वगैरह जो थी उसके मेंबर्स वगैरह को इलेक्ट किया गया था। ठीक है जी, जो ये प्रोविंसेस वगैरह के आपके मेंबर्स वगैरह इलेक्ट हुए थे, इन लोगों ने फिर आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। तो अलग अलग प्रोविंसेस में किस किस पार्टी की ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें अलग अलग आपका जो प्रोविंसेस में कौन कौन सी पार्टी की मेजॉरिटी आई थी वो यहां पर आपको समझ में आ रहा है। ये जो हल्के नीले कलर से आपको इलाका दिख रहा है ये सारे वो इलाके हैं जहां पे कांग्रेस ने 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल कर ली थी। यानी कि यहां की जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ आपको मेंबर्स कौन सी पार्टी के देखने को मिलेंगे, इन सारे इलाकों में आपको कांग्रेस के मेंबर देखने को मिलेंगे, इस इलाके में आपको कांग्रेस के मेंबर देखने को मिलेंगे। ये जो हल्के नीले कलर से आपको यहां पे दिख रहा है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, यहां पे आपको आपका कांग्रेस के लड़के जो है मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। अब ये जो सिंध का इलाका है, ये जो पंजाब का इलाका है और ये जो बंगाल का इलाका है, ये तीन इलाके ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी आई थी। मतलब यहां की जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं यहां पर आपको कौन सी पार्टी के लड़के मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे प्रोविंशियल असेंबलीज में, वहां पे आपको ये तीन जगहों पे पंजाब, सिंध और बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे मुस्लिम लीग के। बाकी ये जो आपको ये जो आपका इलाका दिख रहा है, ये जो आपका ये जो सारा का सारा पोर्शन है, ये सबका सब प्रिंसली स्टेट था और यहां पर कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हल्के नीले कलर से जो इलाका दिख रहा है यहां पे ये सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस का इलाका है, इसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। यहां पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। ये जो आपको पंजाब, सिंध और ये बंगाल का इलाका दिख रहा है यहां पे मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी थी। इसके अलावा जो ये सारा इलाका दिख रहा है जिसमें लगभग पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा गुजरात, मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका, नीचे हैदराबाद, दक्कन का एक बड़ा पोर्शन, यहाँ पे आपका यहाँ पे कर्नाटक का और मद्रास का कुछ इलाका, यहाँ पे केरल का त्रावणकोर का इलाका, ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट था। भूटान हो गया, ये आपके नागालैंड वगैरह के इलाके हो गए, ये जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। अब सोच के बताइए या थोड़ा सा 2 मिनट दिमाग लगाकर सोचिए, ये लेट से ये यूनाइटेड प्रोविंस है या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि आज का उत्तर प्रदेश है। ठीक है जी, ये यूनाइटेड प्रोविंस है या आज का उत्तर प्रदेश है और ये बिहार और उड़ीसा का प्रोविंस हुआ करता था। अब इस पूरे इलाके में या फिर इस पूरे क्षेत्र की जो आपके जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहां पे कांग्रेस की मेजॉरिटी आ गई। ठीक, अब इन लोगों को यानी कि जो मैक्सिमम लड़के प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्ट होकर गए वो किसके गए, कौन सी पार्टी के, कांग्रेस के। अब यहां पर वोटिंग होनी है। अब लेट से आपका यूनाइटेड प्रोविंस को आपने 50 सीटें दे दी हैं और बिहार की जो आपकी या बिहार और उड़ीसा की जो प्रोविंस है उसको लेट से आपने 30 सीटें दे दी हैं। कहां पे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस से 50 लड़के इलेक्ट होंगे और यहां से जो है आपके 30 लड़के इलेक्ट होंगे। अब ये जो इलेक्शन होगा वो लोग तो वो इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, इन प्रोविंसेस की जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स। और यहां पर अब आपको मेजॉरिटी किसकी दिख रही है, यहां पे आपको मेजॉरिटी दिख रही है कांग्रेस की। ओवरऑल आप देखोगे कि क्योंकि कांग्रेस ने लगभग 11 में से काफी ज्यादा आपकी 11 में से जो भी आपकी प्रोविंसेस वगैरह थी उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंस में कांग्रेस जो आपकी कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी में आ गई थी। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो इलेक्ट हुए, जो 296 सीटों पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग हुई, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्ट हुए वो किसके इलेक्ट हुए, कांग्रेस के। 296 सीटें थी, इसमें से 208 सीटें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने जीती, कांग्रेस ने जीती। 73 सीटें किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती। और 15 सीटें किसने जीती, इंडिपेंडेंट या निर्दलीय लोग जो है फिर जो दूसरी पार्टी वगैरह के थे उन भाई लोगों ने जो है 15 सीटें जीती। तो यहां से इसको एक बात ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम मेंबर आपको कांग्रेस के देखने के लिए मिलते हैं। उसकी वजह क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लड़कों को कौन इलेक्ट कर रहा है, प्रोविंशियल असेंबली के लड़के इलेक्ट कर रहे हैं। और प्रोविंशियल असेंबलीज की बात की जाए तो हिंदुस्तान की मैक्सिमम प्रोविंशियल असेंबलीज में मेजॉरिटी कौन सी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस पार्टी ने फिर अपने ही मेंबर्स, अपने ही लड़कों को या फिर अपनी पार्टी के मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितवा के भेजना था। इसके चलते इस सारे इलाकों से जो मैक्सिमम सीटें आती थी उसपे कांग्रेस जो है 296 सीटों में से 208 सीटों पे कांग्रेस जीत गई। और इसके चलते अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करोगे तो उसमें आपको मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस की दिखती है। इसकी वजह जो है ये है 73 सीट जो है मुस्लिम लीग ने भी जीत ली। तो उसकी भी वजह है ये तीन आपके बड़े बड़े इलाके थे, पंजाब, सिंध और बंगाल का इलाका, यहां पे मुस्लिम लीग जैसे तैसे मेजॉरिटी ले आई थी। और 15 इधर उधर आपका इंडिपेंडेंस या फिर जो दूसरी पार्टी
पार्टियां थी, चुटभैये नेता वगैरह जो होते हैं उस तरीके के, उन लोगों ने जीत ली थी। अब यहां पर एक देखने वाली बात है कि आपका जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वहां पर तो आपने इलेक्शन करवाए, जुलाई अगस्त 1946 के बीच में आपने इलेक्शन वगैरह करवा के सब बराबर कर लिया, मगर प्रिंसली स्टेट्स को जो आपने 93 सीटें दी थी और आपने बोला था कि ये 93 सीटें जो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई हैं, इस पर प्रिंस जिसको नॉमिनेट करेगा वो आके लड़का आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ जाएगा। अब उसका मन है तो वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को भेज दे, अगर उसका मन कर रहा है तो वो अपना राह चलते किसी को उठा के भेज दे, अपने ड्राइवर को भेज दे, डजंट मैटर, मगर प्रिंस या फिर जो किसी प्रिंसली स्टेट को जो आपने सीटें अलॉट करी हैं उस पर प्रिंस जिस बंदे को नॉमिनेट करेगा वो बंदा आके बैठेगा। इतनी छूट देने के बाद में भी प्रिंसली स्टेट्स वालों ने यह बोला कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनना, क्योंकि इन लोगों को अब तक यह समझ में आने लगा था कि अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ और अगर डेमोक्रेसी आ गई तो हमारे हाथ से हमारी जो शासन, हमारा जो राज्य रजवाड़े हैं वो सब लुट जाएंगे, या फिर हमारे हाथ से शासन या हमारी राज्य की जो है या फिर हमारे प्रिंसली स्टेट की सत्ता चली जाएगी। ये लोग अभी तक इस बात को लेकर अलार्म हो गए थे और ये लोग अब अपनी जो है अलग खेल खेलने लगे थे कि किसी तरीके से हमारा जो छोटा सा रियासत है उसको एक आजाद रियासत के तौर पर जो है तस्लीम कर लिया जाए, उसको जो है अंग्रेज आजादी अलग से दे दें, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मिलने के लिए ना बोले। तो यहां से अब ये लोग अपने अलग खेल खेल रहे थे, तो उसके चलते एक चीज ये भी हो गई कि जो 93 सीटें आपने प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की थी, इन 93 सीटों में प्रिंसली स्टेट से कोई भाई आया ही नहीं। इन लोगों ने ये बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना ही नहीं है, तो 93 सीटें जो है सीधी सीधी आपकी खत्म हो गई या फिर कम हो गई। तो वही बात जो यहां पे लिखी हुई है कि 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इतना बड़ा इलाका, ये जो बलूचिस्तान का पोर्शन है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, पूरा का पूरा राजस्थान, आप मध्य प्रदेश का आधे से ज्यादा का इलाका, नीचे आपका हैदराबाद दक्कन का बड़ा पोर्शन, लगभग पूरा का पूरा गुजरात, यहां पे आपका झारखंड वगैरह के आसपास और उड़ीसा के आसपास का इलाका, ये सारे के सारे पोर्शन में, यहां नीचे आपका त्रावणकोर की रियासत, यहां पे आपका ये जो इलाका वगैरह था मैसूर की रियासत, इन सब लोगों ने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना ही नहीं है। तो इतने बड़े पोर्शन से कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके बैठा ही नहीं। 93 सीटें यहां से थी, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ही नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी डिस्कशन वगैरह किया है इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। 93 लोग जो आपके प्रिंसली स्टेट से आने थे, जो अल्टीमेटली आए नहीं, वो आपके नॉमिनेट होकर आने थे। प्रिंसली स्टेट्स में जो भी आपके प्रिंस थे वो जिसको भी नॉमिनेट करते उनको आना था, और जो इलेक्टेड थे, जो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह से इलेक्ट होकर आने थे, वो आपके इलेक्ट होकर आए। मगर ये इलेक्शन भी जो है इनडायरेक्टली हुआ था। इन सारे लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट होकर आए, भारत के लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट करके नहीं भेजा था। कायदे से अगर आप देखोगे तो लॉजिक यही बनता है कि अगर आप हिंदुस्तान के लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए अगर आप एक संविधान लिख रहे हो जो भारत के लोगों पर लागू होगा, तो वो संविधान को लिखने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होकर जाना चाहिए था। पूरे भारत में इलेक्शंस होने चाहिए थे, जनता से वोट डलवाया जाना चाहिए था, उसके तहत जो है लड़कों को इलेक्ट करना था आपको, और उनको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना था, और उसके बाद उन लोगों से संविधान लिखवा के अगर आप लागू करवाते तो वो सही मायनों में ये होता कि भारत के लोगों को के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो है, जिनको भारत के लोगों ने इलेक्ट किया, उनके द्वारा लिखा गया संविधान होता। यहां पर यह खामी है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत के लोगों ने डायरेक्टली इन लोगों को इलेक्ट नहीं किया था। आपके अलग अलग प्रोविंसेस में बहुत गिने चुने या बहुत कम लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार था, उनसे इलेक्ट करवाकर आपने प्रोविंशियल असेंबलीज के लड़कों को इलेक्ट करवाया, और उन लड़कों से फिर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लड़कों को इलेक्ट करवा लिया। ठीक है जी, तो ये तो एक बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आपका डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या कि जो भी आपका वयस्क है, जो एक सर्टेन एज को जो भी आपने डिसाइड कर रखा है कि हमारे देश में एडल्ट होने की ये एज है, जैसे आज की तारीख में 18 साल है, तो 18 या 18 से ऊपर के सारे लोग वोट डाल सकते हैं। तो जितने जो भी आपने एडल्ट की एज मानी है, उस एज पर पहुंचने वाला बंदा या उससे ज्यादा एज का जो भी व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है। वो अधिकार अगर आपने दिया है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उस अधिकार के साथ आपका डायरेक्टली लोगों के द्वारा आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करवाया था। ये एक कमी थी इसमें, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, ये खामी है, और इसको लेकर काफी ज्यादा तनकीद या फिर काफी ज्यादा इसमें क्रिटिसिज्म वगैरह होता है। मगर इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि आपका भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत आपके लड़के चुनकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मगर फिर भी ये लगभग समाज के या फिर इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शन को जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस कमी के बाद में कि भारत के लोगों ने डायरेक्टली इन लोगों को नहीं चुना था, इस कमी के होते हुए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो खूबी आपको याद रखनी है, वो क्या है कि ये भारत
भारत के हर एक कम्युनिटी के लोगों को, या फिर हर एक जो आपके सेक्शन जो था भारत में रहने वाले जिस समाज के जो भी अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग जो संप्रदाय हैं, हर एक लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया। हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एसटीज हो गए, एसटीज हो गए, वुमेन्स हो गई, जितने भी आपके सेक्शंस वगैरह थे सबको जो है यहां पर रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया गया था। और जितने भी उस वक्त भारत में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वगैरह थी जो आपका पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे मुस्लिम लीग से हो, चाहे किसी और पार्टी वगैरह से हो, जो भी हिंदू महासभा से हो, और आपका और भी जो आपके अलग अलग पार्टीज वगैरह हुआ करती थी, जिस से भी जो भी आपकी कम्युनिटी, आपका जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स वगैरह हुआ करते थे, वो सारे के सारे जो लीडर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बने। डॉक्टर अंबेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू साहब हो, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या इसके अलावा भी जो आपके जितने भी आपके अलग अलग प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट लीडर्स वगैरह थे, वो सबके सब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बने थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, एक महात्मा गांधी जी का एक्सेप्शन हटा दिया जाए, एक महात्मा गांधी अकेले ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बने, इनके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स वगैरह थे वो सबके सब जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट रहे हैं। जो इस बात को दरकिनार करके, या इस एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं इस कमी को एक तरफ रखकर कि भाई डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुआ था इन लोगों का, ये हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आए थे, इस कमी के बाद में भी आपको ध्यान रखना है इसकी खूबी क्या है, जितने भी सेक्शंस हैं सारे के सारे सेक्शंस वगैरह जो हैं उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। और उससे ज्यादा जरूरी बात क्या है, एक्सेप्ट एक गांधी जी को अगर आप नहीं एक को ना गिने, महात्मा गांधी जो उस वक्त शायद सबसे ज्यादा बड़े लीडर थे पूरे के पूरे आपका जो पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट था, एक महात्मा गांधी जो थे वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स वगैरह उस वक्त में रहे हैं उस कालखंड में, वो सारे के सारे लीडर्स वगैरह इस पर्टिकुलर संविधान सभा का पार्ट बने थे। ये इसकी खूबी है, और इसके चलते वो आप, क्योंकि वही लोग जो है हिंदुस्तान के आपका जितना भी तबका वगैरह था, जितने भी आपके अलग अलग सेक्शंस थे, सबको रिप्रेजेंट करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो आपका डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपके किसानों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ थी, नेहरू जी जो थे वो आपके इलीट्स को और जो आपका शिक्षित या संभ्रांत वर्ग है उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो कहीं ना कहीं सब लोगों का अपना अपना जो है एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जनता के ऊपर था, तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको सामने रखा भी गया। और उन सब चीजों को ध्यान में रखकर इन्होंने फिर संविधान के बनाने की पूरी प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस किया, और उसके चलते संविधान वो बना जो वो बनकर आया है, और उसके बारे में फिर हम लोग आगे बातचीत अभी करेंगे। तो एक ये कमी के अलावा ये जो दो खूबियां हैं इनको भी अपने को ध्यान रखना है, और इसके चलते भी आपकी संविधान सभा इंपॉर्टेंट हो जाती है या फिर प्रोमिनेंस गेन कर लेती है। चलें आगे बढ़ते। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने जो हमारी संविधान सभा है या फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिन्होंने फिर अल्टीमेटली हमारे भारत देश का संविधान लिखा, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह था वो हम लोगों ने समझा है कि इसमें कितने मेंबर्स थे, किस तरीके से जो है इन मेंबर्स वगैरह को इलेक्ट किया जाना था, किसने ये जो पूरा का पूरा स्कीम वगैरह जो थी वो सामने रखी थी जिसके तहत अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिन्होंने फिर बाद में संविधान वगैरह लिखा। इसके इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। इसका जो क्या फीचर्स वगैरह थे, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेशन, इन सारी चीजों को जो है हम लोगों ने आज देखकर खत्म किया। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें अब हमने क्योंकि आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग देखेंगे कि संविधान सभा अल्टीमेटली काम किस तरह से कर रही थी, इनकी वर्किंग या इनकी फंक्शनिंग जो थी किस तरीके से चल रही थी, और उससे फिर हमको समझ में आएगा कि संविधान की मेकिंग किस तरह से हुई है, किस तरीके से संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया को किया गया। मगर वो बातचीत जो है हम अपने अगले सेशन में करेंगे। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले या इसको खत्म करने या कंक्लूड करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहां पे आपको सारा का सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है, ना सिर्फ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, इसके अलावा क्लास 1 से लेकर 12 तक का भी आप बात की भी अगर आप बात कर लेते हैं, इसका भी सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट है। 12th के बाद के आपके जो वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसका भी जो क्वालिटी कंटेंट है, सब कुछ यहां पर आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो जब आप यहां पर आएंगे तो सारा का सारा कंटेंट एकदम ऑर्डर तरीके से जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। वेरियस जो आपके एग्जामिनेशंस वगैरह हैं जिनका मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर आपको के यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी आपके अलग अलग वीडियोस वगैरह देखने को मिलते हैं वो सब कुछ एकदम ऑर्डर तरीके से यहाँ पे अरेंज्ड है, वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किंडरगार्टन टू 12th इंग्लिश मीडियम में किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसका कंटेंट यहाँ पर है, CUET का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर है, हिंदी
मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, यूपी बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, सारा का सारा कंटेंट यहां पर आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा और एक्सक्लूसिवली आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर जाएं, इसको विजिट करें, इससे जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाएं। जैसे आप लेट से वेबसाइट पर आते हैं और आपने कंपटीशन का जो सेक्शन है उस पर अगर आप जाएंगे तो कंपटीशन के सेक्शन में अलग अलग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह जो है उनके अलग अलग आपकी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है। लेट से आपने आरआरबी पीओ के ऊपर अगर क्लिक किया तो फिर उसका सारा का सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट आप पे आप क्लिक करेंगे उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। लेट से अगर आपने जनरल स्टडीज पे क्लिक किया तो जनरल स्टडीज का फिर जो कंटेंट है वो आपके सामने आने लगेगा। लेट से जनरल स्टडीज पे आपने क्लिक किया तो सिलेबस ओवरव्यू आपके सामने आएगा, उसके बाद उसके चैप्टर्स और जो भी कंटेंट वगैरह वो आपके सामने आएगा और उसको फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं, जितना प्रिपरेशन करना चाहें उतना सीख कर सकते हैं। सब कुछ एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, एक पेनी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस इससे जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाएं, जितना हो सके उससे उतना ज्यादा बेनिफिट लें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, मेहनत करते रहें, सिलेक्शन हासिल करें, जिंदगी में कुछ बने और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना भी एक योगदान दें। यही बस हमारा एक आकांक्षा है, यही हमारा आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन है। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फोकस रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।